आज हमारे देश की राजनीतिक अवस्था बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में हम नागरिकों को, हमें का मतलब हम नागरिकों को भी नागरिक धर्म निभाने की आवश्यकता आन पड़ी है। जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो में कहा है आगे कि हमें थोड़ा सा अध्ययनशील होना चाहिए ताकि हम जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं और समकालिक प्रमुख विचारक जो है, राजनीतिक विचारक हैं, चिंतक हैं, उनको समझना चाहिए, उनके विचारों को समय समय पर पढ़ लेना चाहिए। जब हम बात करते हैं प्रमुख समकालिक राजनीतिक विचारों को, तो उनमें से कार्ल मार्क्स, V.I. लेनिन, माओ से तुंग, श्री अरविंद घोष, मानवेंद्र नाथ राय, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, हर्बर्ट मक्फ्यूर्जे, माइकल ऑक्शॉट। तो ये तो हैं आपके समकालिक राजनीतिक विचारक। और आधुनिक विचारों की जब हम बात करें तो चंद नाम उनके भी हैं जिनको हमें पढ़ लेना चाहिए, कि बीच बीच में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इनके जो सोच से जुड़ी हुई हैं। उनमें से थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है, ज़ाक रूसो है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल है, जर्मी बेंथम है, जॉन स्टुअर्ट मिल है। तो ऐसे यानी 5-6 ये हैं, 7-8 वो हैं, तो 15-16 विचारक जो हैं ये चिंतक हैं तो है तो बहुत भी और भी हैं, लेकिन फिर हाँ जो मोटे तौर पे हमें इन कम से कम बीच बीच में समय समय पर इनके विचारों को समझ लेना चाहिए। अगर शासक, जिसे कहते हैं राजनेता, राजधर्म निभाने में कहीं संकोच कर रहा हो तो नागरिक को धर्म अपना निभाना चाहिए। लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए नागरिक धर्म ये है कि अपना जो नेता है, वो नेतृत्व है, वो उसे श्रेष्ठ नेतृत्व को चुने और वो उसके पास हक तब तक महफूज है जब तक वो लोकतंत्र जिंदा है। अगर लोकतंत्र खतरे में होता है तो वो हक भी उसका छिन जाएगा। तो लिहाजा अपने देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए नागरिक धर्म को निभाना होगा और उसके लिए उसके बौद्धिक कपाट, उसको अपनी जो विवेक शक्ति है उसका सदुपयोग करना होगा। आइए संक्षिप्त रूप में संस्कृति को भी समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय ऋषियों ने मनुष्य के जीवन को 4 पुरुषार्थों में विभक्त किया है। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। संस्कृति शब्द से जिन बातों को लिया जाता है वे सब इनमें आती हैं। तो गोया जो संस्कृति का प्राचीन नाम है वह पुरुषार्थ है। तो इसलिए संस्कृति को समझने के लिए हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनको समझना आवश्यक होगा। इनका अनुपात, इनके जीवन में इनकी महत्ता, ये कितने महत्वपूर्ण है और कहाँ कहाँ इनकी आवश्यकता है और कहाँ इनके त्याग की जरूरत है और किस अनुपात में, ये समझना आवश्यक होगा। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, इस वीडियो में यानी आज के वीडियो में हम बात तो करेंगे कि देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, यानी जो नेता हैं हमारे, जो हमारे देश को जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसे हम कहें, वो कैसी होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जिस बात को समझना है वो बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि हम व्यक्तिगत, जो एक व्यक्ति की महत्ता देश के लिए, यानी एक नागरिक की महत्ता कितनी है, हम उस बात को समझ लेते हैं। और उसके लिए मेरी गुजारिश ये है कि हमें अपने अध्ययनशीलता थोड़ी उसमें रुचि रखनी होगी। किताबों में हमें थोड़ा सा लगाव होना चाहिए, ये मेरा मानना है। स्कूल कॉलेज जो भी है, ठीक है, हमें देते हैं, ये जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि बहुत योग्य जो इसमें प्रोफेसर्स हैं, वो बाकी जो है स्टाफ है, जो बहुत कुछ है इसमें, वो बहुत कुछ देते हैं हमें, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो एक व्यक्तिगत रुचि होती है ज़ाती तौर पर, वो भी, उसकी भी अपनी एक महत्ता है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है और वो भी ज़रूरी है। जिज्ञासा जिसे हम कहते हैं, उससे उसका वो आग जो है वो अंदर दिल में रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि यानी पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पर हम कोट करना चाहेंगे E.F. शूमाकर को, जिन्होंने किताब लिखी थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उन्होंने उसमें 3 प्रकार के अपने जो रिसोर्सेज बताई थी। बेसिक रिसोर्स ह्यूमन बीइंग को बताया था, ग्रेट रिसोर्स एजुकेशन को बताया था, और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम सब जानते हैं कि जो भी खनिज पदार्थ और दूसरी तीसरी है, ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं। तो बेसिक रिसोर्स जो है वो ह्यूमन बीइंग है। और उसमें भी अगर हम सिंगल यूनिट की बात करते हैं, अगर जब तक एक व्यक्तिगत मनुष्य की स्वतंत्रता, उसकी शैक्षणिक योग्यता कह लें, या यानी उसका शैक्षणिक स्तर कह लें, और जो दूसरी उसका आर्थिक उन्नति, उसका स्वाभिमान का जीवन, यानी उसके पास रोजगार नहीं होता, वो अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, विपन्नता में जी रहा है, संपन्नता में नहीं जी रहा, अगर उसमें, और ये सब बातें जो है ये कुल मिला के एक समाज राष्ट्र का स्वरूप तय करती हैं। यानी एक व्यक्तिगत जो उन्नति है, विकास है,
वो पूरे कुल राष्ट्र को प्रतिबिंबित कर सकता है, करता है। ये सिद्धांतिक बात है। अब सवाल ये है कि आज के नेतृत्व में हमारा देश किधर जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्या हमारे देश का जो नेतृत्व है, पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है, वो हमें कुल राष्ट्र को कौन सी दिशा दे रही है? तो इस बात पर भी विचार करना है। तो लीडरशिप पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसको देखो आज मंच पर खड़ा होकर, चाहे वो समाज का कोई गणमान्य व्यक्ति है, चाहे वो धर्मगुरु है, चाहे वो राजनेता है, चाहे अन्य अध्यापक हो या कोई विषय, वो दो चार बातें, जो शब्द हैं, बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन दो चार शब्द बड़े खुल के इस्तेमाल करते हैं। वो कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश का इतिहास, हमारे देश का दर्शन। तो इन 4-5 शब्दों को ही अगर मैं ले लूँ तो हमें संस्कृति को थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा। किसने बताया कि संस्कृति किसे कहते हैं? किसने बताया कि परंपरा किसे कहते हैं और परंपरा कैसे बनती है? इतिहास तो ठीक है, बदलता रहता है, इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए, बहुत इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, ये भी है, लेकिन डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, ये दुखद है। परंपरा को ही अगर हम समझ देते हैं तो हमें समझना होगा कि किस तरह से हमें मतलब इसकी कौन है परिभाषित करते हैं। संस्कृति तो क्या दिए, संस्कृति के अपने आप में विभक्त किया गया है। संस्कृति को भी अगर हम समझें, वियोगी हरि साहब है, उन्होंने किताब लिखी है हमारी परंपरा, तो उसमें अगर संस्कृति की बात करें तो उन्होंने संस्कृति शब्द एक जगह है, मानते हैं वो उसको स्थिर रखकर भी हम करें। भाषा और संस्कृति एक बात है, लोक संस्कृति एक दूसरी बात है, आदर्श संस्कृति ये अलग बात है, समन्वयकारी आर्य संस्कृति ये अलग बात है। तो यानी संस्कृति को भी विभक्त करके अगर हम समझते हैं तो संस्कृति को समझना होगा। परंपरा कोई एक दिन में नहीं बनती, इसमें पीढ़ियां चली जाती हैं। पीढ़ियों के हमारे जो हजारों साल की रीति रिवाज जो होते हैं वो समाहित होते हैं प्रकृति, उसमें उसकी प्रकृति जो है राष्ट्र की, उसमें सारी समाहित होती है, सारे रीति रिवाज, तब जाके कहीं परंपरा तैयार होती है। परंपरा कोई कल की बात नहीं है। इतिहास को तो हम मानते हैं, लोग कह देते हैं उन्होंने गलत लिखा, इन्होंने सही लिखा, चलो भैया जो कुछ है वो अलग बात है, जिसको जितना समझ में आता है, जिसको जो अच्छा लगे, जो उनका जो अपने मस्तिष्क की जो क्षमता है, जिसे हम विजडम कहते हैं, अपने विजडम के अनुसार जितना वो उसको एक्सेप्ट करता है वो करे। लेकिन डिस्टॉर्टेड तो साफ समझ में आ जाती है ना बात। कुल मिला के नेतृत्व को समझने के लिए भी, और नेतृत्व किस तरह से हमारे देश को कौन सी दिशा देगा, देश को या राष्ट्र को या समाज को, ठीक है जी। अगर वो समाज को विभक्त करता है कोई नेतृत्व तो फिर वो भी खतरा है, तो हमें समझना होगा। तो उसके लिए अब हम नेतृत्व कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो को बहुत लंबा मैं करना नहीं चाहता, मैंने आपको मूलतः ये बात बताई है कि एक व्यक्तिगत अगर संपन्नता कहीं प्रभावित होती है, उन्नति प्रभावित होती है, तो कुल राष्ट्र की उन्नति प्रभावित होगी, कुल समाज की उन्नति प्रभावित होगी, और यही एक व्यक्तिगत उन्नति है वो कुल समाज और राष्ट्र की उन्नति का, विकास का एक स्वरूप है, वही तय करता है। और आज की रेशो देखो, आज 80-81 लाख 80 करोड़ के करीब के वो जो है कहते हैं फ्री राशन बांट रहे हैं, या और दूसरी तीसरी चीजें बहुत है। राजनीतिक पहलू भी है, वो अपने आप में बड़ा खतरनाक सा नजर आ रहा है। और ये क्यों होता है? क्योंकि स्वाभिमान मरा हुआ है लोगों का, रोजगार के अवसर नहीं है। वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सड़क किनारे कुछ थोड़ा बहुत करते भी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, उनकी हिम्मत है, वो कर रहे हैं, चलो ठीक है। उनके लिए भी और बहुत सारी बातें, नियम कायदे लागू होते हैं, अतिक्रमण के लागू हो जाते हैं, आए दिन कोई उठा देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, कहीं पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ रही है, कहीं जहाँ पर भी जो लोकल अगर स्तर पर बात करें तो कहीं पर कोई ना कोई जो स्थानीय निकाय होता है उनको डिस्टर्ब करते हैं, उखाड़ते हैं, भाई चलो यहाँ से। तो ये भी एक चलन है, वो जो एक जिसे करते हैं अर्थव्यवस्था को जो मदद करने को तैयार है अपने अपने बूते पे। सरकार ने तो क्या रोजगार देना है, उनको क्या करना है, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसको समझना है। नेतृत्व कैसा होना चाहिए, इसके लिए हमने किताब का सहारा लिया है। बर्नार्ड लॉ मॉन्टगोमेरी, ये मार्शल हुए हैं, ब्रिटिश काल में हुए, इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड और फर्स्ट में अपनी सेवाएं दी हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है द पाथ ऑफ लीडरशिप। तो इसमें आज कुछ बातें हम समझ लेते हैं और बाकी फिर हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे, क्योंकि किताब तो किताब ही होती है एक, मैं वो सारी बातें तो नहीं कर पाऊंगा आज, लेकिन हमें समझना जरूर होगा कि इन्होंने क्या कहा है लीडरशिप के बारे में। तो आइए हम समझते हैं कि बर्नार्ड लॉ मॉन्टगोमेरी ने अपनी पुस्तक द पाथ ऑफ लीडरशिप में क्या लिखा है। सबसे पहले तो उन्होंने कवर पेज पे ही लिखा है, ए श्रूड आउटस्पोकन एनालिसिस ऑफ द क्वालिटीज विच मेक्स मैन लीडर्स। तो उन्होंने कहते हैं कि बहुत ही चतुराई और मुखरता से उन्होंने एक आदमियों में जो विशेषताएं होती हैं उसका विश्लेषण किया है कि कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें लीडरशिप
की ओर आगे अग्रसर करती हैं या उन्हें लीडर बनाती हैं। तो इसका विश्लेषण उन्होंने किया है। हालांकि उनका जो 50 साल का लगभग उन्होंने अपना बताया, लगभग क्या 50 साल का अनुभव उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में व्यतीत किया है और उनका अनुभव मिलिट्री से ही रिलेटेड है। लेकिन अब सवाल ये है कि लीडरशिप तो चाहे समाज की हो, राष्ट्र की हो, धर्म की हो, राजनीति को, जो भी है, लीडरशिप तो लीडरशिप ही होती है। तो उन्होंने लीडरशिप पर ही ज़्यादा जोर दिया है। हम उसको समझना चाहेंगे कि लीडरशिप के बारे में मॉन्टगोमरी जो है मॉन्टगोमेरी क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो ठीक है कि मार्शल मॉन्टगोमेरी की जो पुस्तक है हम उसकी हेल्प से ही समझना चाहेंगे। उनका अनुभव जो है वो सारे का सारा मिलिट्री से जुड़ा हुआ है। वो ये कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं कि कई बार विश्व में ऐसे लोगों को नेतृत्व दिया जाता है, वो चाहे सही या गलत है या उस योग्य हैं या नहीं है, उनके हाथ में नेतृत्व आ जाता है, ये वो मानते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन लीडरशिप का दायरा जो है वो काफ़ी विस्तृत है, वो सिर्फ फौज तक सीमित नहीं है। आगे जैसे मैंने आप कहा कि राजनीति में भी है, धर्म में भी है, समाज में भी है, सब जगह है, और व्यवसाय उद्योग में भी सब जगह है। अब सवाल ये है कि हमें समझना है कि जो लीडरशिप है वो कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो जो भी जिस ओहदे पे बैठता है, जो भी बड़ा आदमी, जो जो व्यक्ति कह लें, जिसको जो ओहदेदारी दी जाती है, जिस पोस्ट पे दी जाती है, उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने सहयोगियों के बारे में अच्छा सोच सके, अच्छा उनके लिए कर सके, और उसमें ये क्षमता होनी चाहिए। ठीक है जी, ये पहली एक शर्त है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और उदाहरण वो देते हैं कि गलत लोगों को भी चुन लिया गया है। बहुत, चाहे वो किसी भी तरह से कुछ भी भूल हो, किसी भी कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन ऐसे भी लोग चुने गए हैं जो डिजर्व नहीं करते थे, उनको भी नेता चुन लिया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात वो आगे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब आदमी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि जिद्दी कह लें, ठीक है जी, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट कह लेते हैं, ठीक है जी। अब वो ऐसा जो होते हैं वो लोग कहीं खता खाते हैं। वो अपने ऐसे बीज जो अपने पतन और विनाश के बीज साथ के साथ लेके चलते, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, बहुत ज़्यादा हठी और जिद्दी होते हैं। और उसमें दो उदाहरण उन्होंने दिए हैं। उन्होंने इटली के मुसोलिनी का दिया और फिर जर्मन के एडोल्फ हिटलर का। तो जब आदमी जिद पर उतर आए या आदमी एक ऐसा सोच ले दूसरे को नीचा दिखाने का, या दूसरे को मूलचूल उसका विनाश ही कर देना है या को तो खत्म कर देना है, तो ऐसे जो जो जिद्दी किस्म के, या यूं कह लें जो तानाशाही सोच के जो होते हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने बात करी है कि उन्होंने, लेकिन वो अपने पतन और अपने उसके जो है वो बीज भी साथ के साथ वो बो के चलते। क्योंकि आप जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर, तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह जो मुसोलिनी है, उनका भी अंत कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते आप। कहने का मकसद ये है कि एक लीडरशिप पर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। किसी राष्ट्र को दिशा देने के लिए, बेहतर दिशा देने के लिए हमें समझना होगा, और वो तब तक नहीं हम एक अच्छा नेता चुन सकते जब तक हम एक वैचारिक अध्ययन नहीं करते। इस पर मैं सारे जो विचारक हैं अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को सबने माना है, सब आलोचना भी हुई है। आलोचना महात्मा गांधी की भी हुई है, आलोचना कार्ल मार्क्स की भी हुई है, आलोचना पंडित नेहरू की भी हुई है, अरविंदो की भी हुई है, सब जगह है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन मंथन जो शब्द है ये जरूरी है। देवासुर संग्राम में भी जो मंथन हुआ, तो वो कौन सा ऐसा मंथन था? वो मंथन वैचारिक ही था। कोई ऐसा नहीं कि किसी पहाड़ को के सांप से बांध कर वो किसी ने हिलाया हो और वो ऐसा हो गया हो, ऐसा नहीं है। ये तो एक, जिसे कहते हैं कि एक उपमा दे सकते हैं आप। लेकिन जो भी, चाहे वो जहर निकला हो या जो भी आगे हीरे जवाहरात निकले हों, वो वैचारिक रूप से ही उसका वो हम मान सकते हैं कि अच्छे विचार हीरे जवाहरात ही होते हैं, और जो गलत अपशब्द हैं या किसी के जैसे वो कहें, तो वो सारे का सारा जहर है। तो कुल मिला के मंथन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और व्यक्तिगत, जब राष्ट्र के निर्माण में एक व्यक्तिगत उन्नति बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, स्वतंत्रता बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, उसकी शैक्षणिक योग्यता इम्पोर्टेंस रखती है, और धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। तो तब जाके उसका कुल जो उसी का ही स्वरूप जो है वो उसका जो विस्तृत स्वरूप है वो कुल राष्ट्र निर्माण में दिखाई देता है। तो ये समझ लेना चाहिए कि जो हमारे मंथन है व्यक्तिगत तौर पे, वो हमारा बहुत ज़रूरी है। तो आज यही है, हमें समझना चाहिए कि जो शब्द जो भी मंच पे कोई सा भी, चाहे वो किसी प्रकार का भी नेता बोलता हो, चाहे वो धार्मिक धर्म गुरु हो, चाहे वो
कोई हमारे शैक्षणिक गुरु हों या कोई भी किसी तरह से भी राजनेता हो, कोई भी हो, जो बोल रहे हो उसको आप समझो, नहीं तो उनसे पूछो कि जनाब हमें बताइए किसे कहेंगे आप। तो जब तक आप ये बातें नहीं समझोगे तो कोई भी किसी तरह से भी दिशा दे, आपको दिग्भ्रमित करे या जो भी करे, तो ये फिर निर्भर उसी पर ही करता है जिसके हाथ में ताकत होती है। तो हमारा मानना, तो हमारे मानना क्या, हमारी तो एक गुजारिश है, हमारी तो गुजारिश ये है कि हमें अपने जो है अध्ययन में थोड़ा सा हमें रुचि रखनी चाहिए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।